जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। इसके पहले हमने प्रथम मगध साम्राज्य पढ़ लिया था, जिसमें हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक हो गया था हमारा। आज से हम सेकंड मगध साम्राज्य पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त के समय में जितने भी शासक हुए उसके पहले घनानंद तक, इससे कहीं भी ज़्यादा चंद्रगुप्त के समय में हमारी जो सीमाएं थीं धीरे धीरे तक्षशिला वाले क्षेत्र तक भी चली गई थी और अफ़गानिस्तान तक, पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक पूरा जो भारत का क्षेत्र था ये मगध साम्राज्य फैल चुका था। जब सिकंदर आया था भारत में तो मगध साम्राज्य का जो विस्तारित सीमा थी वो सिर्फ ब्यास नदी तक ही थी। लेकिन जब चंद्रगुप्त शासक बना, इसके शासक बनने के बाद भारत में अफ़गानिस्तान के क्षेत्र और पाकिस्तान के क्षेत्र भी मिला लिए गए। उसके बाद जब अशोक शासक बना, शासक बनने के बाद से वो पाकिस्तान के साथ साथ उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसमें हम देखेंगे कलिंग युद्ध के बाद किस तरीके से इतना बड़ा नरसंहार हुआ और उसके बाद से अशोक ने जो नीतियाँ अपनाई, उन्होंने धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, ये सब हम जो है आज इसमें देखने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश से संबंधित कुछ जानकारी जो है उसके स्रोत, कुछ साहित्यिक जो है साक्ष्य हैं उसको देखते हैं। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन की जानकारी तथा चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर प्रकाश इस पर डाला गया है। पुराणों की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो 18 पुराण हैं, ठीक है, जिसमें विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, इसमें जानकारी मिलती है। सोमदेव का कथा सरित सागर, इसमें भी जानकारी मिलती है। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य और बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, दिव्योदान, इसमें ये सब बात बताई गई है। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में। जैन ग्रंथ में जो है इसमें भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रवर्तन इसमें दिया गया है। ठीक है, अगर विदेशी विवरणों की बात करें तो कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। मेगास्थनीज, इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र आधुनिक में जो पटना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेनो एवं जस्टिन के विवरण। ये दोनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राक्रोटस नाम से संबोधित किया। ठीक है, नेक्स्ट है एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोक्रोटस तथा फ्लिकर्स ने सेंड्रोक्रोटस कहा। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोक्रोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य से अगर पता करें तो अशोक के अभिलेख से मौर्य वंश तथा अशोक की नीतियों तथा कार्यों का विवरण मिलता है। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख से काली पालिश वाले मृदभांड तथा चांदी व तांबे के पंचमार्क आहत सिक्के जो ठप्पा मारकर बनाए जाते थे से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये रहे इसके विवरण जहाँ से इनकी जानकारी मिलती थी। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मगध पर जो नंद वंश के शासक थे घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसने राजनीतिक जो गुरु थे चाणक्य ने साथ मिलकर नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त की माता का नाम मूर था
जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। जैन तथा बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त को मौर्य क्षत्रिय कहा, जबकि ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त को शूद्र तथा मुद्रा राक्षस में वृषल निम्न कुल वाले बताए जाते हैं। ठीक है। प्रमुख शासकों की बात करें तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला और उस पर अधिकार कर लिया। 6 लाख की सेना कम नहीं होती है। पहले के समय में 6 लाख सेना, प्लेनी बताया था कि 6 लाख सेना लेकर चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को लौट डाला। ये अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन इतनी बड़ी सेना अगर रही होगी तो जाहिर सी बात है कि इतना रेवेन्यू भी आता था गंगा के मैदान से, जो गंगा यमुना का दोआब का मैदान है, इतना रेवेन्यू आता है। ठीक है। जस्टिन ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए। चंद्रगुप्त की प्रमुख विजय। यूनानियों के साथ युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया हेरात, अराकोसिया कंधार, जेड्रोसिया बलूचिस्तान एवं पेरिपेनिसदाई काबुल के क्षेत्रों को कुछ भाग सौंपा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। पहले ऐसे ही होता था। पहले कोई शासक अगर हार जाता था दूसरे राज्य का, तो एक तो अपना क्षेत्र भी देता था, साथ में अपनी पुत्री का विवाह भी करता था। ठीक है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। ठीक है। सेकंड है बंगाल विजय। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की विजय। इसके दक्षिण भारत की विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुन्नानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। चंद्रगुप्त के समय अन्य कार्य कौन कौन से कार्य हुए थे? चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था तथा स्थूलभद्र एवं भद्रबाहु के बीच मतभेद होने से जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था, दिगंबर तथा श्वेतांबर में। ठीक है। चंद्रगुप्त के समय मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था इसी के समय में। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला मैसूर जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। ठीक है। उपवास को संलेखना बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। ठीक है। यहाँ कर्नाटक तक जो फैला साम्राज्य ये अशोक के शासनकाल में हुआ। ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है। और ईरान तक नहीं था शासन इसका, जो है शासन जो था ईरान तक नहीं था, ये अफ़गानिस्तान के क्षेत्र तक और पाकिस्तान के, ईरान तक फैला जब अशोक आया। ठीक है। नेक्स्ट है बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 या 73 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा। यूनानी लेखों में इसे अमित्रचेष्ट, अमित्रघात कहा जाता है। ठीक है।
अजातशत्रु था, अजातशत्रु को चित्रहंता बोला गया। ठीक है। और यहाँ पर बिंदुसार को क्या बोलते हैं? अमित्रघात। ठीक है, याद रखिएगा इसे। वायु पुराण में, मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है, जिससे भारतीय शासक ने 3 चीज़ों की मांग की थी: सूखी अंजीर, दूसरा अंगूरी मदिरा, एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने 2 चीज़ें अंगूरी मदिरा तथा सूखी अंजीर भिजवा दी, परंतु तीसरी मांग के संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। ठीक है। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वत्स निवास करता था। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री था। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। अशोक था वो बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, जो मगध साम्राज्य था ना मौर्य काल में। हर स्टेट के अपने अपने गवर्नर होते थे, राज्यपाल बना दिए जाते थे, जो इनके घराने के ही लोग थे। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। ठीक है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृहयुद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया। ठीक है। अशोक के उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवा नामे प्रियदर्शी, मतलब देव का प्यारा, उपाधि दी गई। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गोर्जरा, नेट्टूर तथा उदय गोलम अभिलेख में ही मिलता है। ठीक है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन तथा दीपवंश में कतमोली कहा गया है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है। अशोक के समय युद्ध, कलिंग युद्ध। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। ठीक है। लगभग 1.5 लाख लोग। कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। ठीक है। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। पहला उत्तरी केंद्र, जिसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणी केंद्र, जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। इस युद्ध में 1 लाख लोगों के मारे जाने के कारण अशोक का हृदय युद्ध से त्याग देने का निर्णय किया तथा अहिंसा की नीति का पालन के साथ धम्म विजय की नीति को अपना लिया। ठीक है। प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया, जबकि अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है। जो अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया था, इसके बाद से बहुत ही सबके साथ नीतिगत व्यवहार किया, क्योंकि इसका जो दिल था वो बहुत ही द्रवित हो गया था।
1 लाख लोग जब मर गए और 1.5 लाख लोग को जब बंदी बनाया गया, इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद इन्होंने क्या किया, धम्म अपना लिया और बहुत ही अच्छे शासक के रूप में शासन किया कि अब हम मार करके नहीं लेंगे साम्राज्य को, प्रेम से मिलाया सब। ठीक है। अशोक के प्रमुख कार्यों की बात करें, कश्मीर में अशोक ने धर्मारणी, बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई तथा कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। सेकंड है, नेपाल में देवपत्तम नामक नगर बसाया। ठीक है। अशोक का धार्मिक जीवन देखें तो अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक शैव धर्म को मानता था। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिष के प्रभाव से वो पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गए जो। ठीक है। उसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया। केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। अशोक का बौद्ध होने का सबसे शब्द प्रमाण भाब्रो बैराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख से मिलता है। ठीक है। जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला जो इसके द्वारा अभिलेख शासनादेश है, जो सारनाथ तथा सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर गया तथा उनकी पूजा की। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। ठीक है। अशोक द्वारा भेजे गए जो धर्म प्रचारक थे उनको देखते हैं। धर्म प्रचारक जैसे महेंद्र और संघमित्रा, इनके लड़के और पुत्री थे। ठीक है। श्रीलंका देश में गए थे। महारक्षित जो है यवन देश में गए थे। मंजिम जो थे वो हिमालयवर्ती क्षेत्र में गए थे। ठीक है। महादेव जो थे महिष मंडल जो मैसूर क्षेत्र में दक्षिण में गए थे। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में गए थे। ठीक है। सोना तथा उत्तरा ये स्वर्णभूमि में गए थे। मनजांतिक था जो वो कश्मीर तथा गंधार में गया था। ठीक है। अशोक का धम्म, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। ठीक है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है: पाप से निवृत्त, विश्व कल्याण, दयादान, सत्य एवं कर्म, शुद्धि ही धम्म है। ठीक है। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता, दया, दान, शुचिता, प्राणियों का वध न करना। ठीक है। माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर करना, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों एवं श्रवणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार आदि। ठीक है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों, प्रादेशिकों एवं उक्तों को यह आज्ञा दी कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। ठीक है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका आदि देशों में दूत भेजे। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई।
उसके अभिलेखों में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। पुराणों में दशरथ के विषय में उल्लेख है। पुराणों में बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के लगभग बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से उसकी हत्या कर दी। बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं कि जो इनका कारण है किस तरीके से मौर्य वंश समाप्त हो गया। जो अशोक की नीतियाँ थी ना वो बहुत ही लचीली थी। ये सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहता था। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इसके प्रशासन के बारे में मौर्य वंश के। ठीक है, इसके न्यायिक व्यवस्था के बारे में, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में, चाहे वो मिडवल इंडिया हो चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जो है मौर्य साम्राज्य, गुप्त और कुषाण, ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे। साथ में दिल्ली सल्तनत और जो मुग़ल साम्राज्य है वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।